अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आएगा। नावल नेम ईमान और मोहब्बत, राइटर उमेरा अहमद। इन्हीं दिनों वो अपनी तालीम ख़त्म करके वापस पाकिस्तान आ गया था। पाकिस्तान आने के चंद दिन बाद हॉस्टल से मिलने आया। वो पहले से ज़्यादा शानदार हो गया था। उम्मीद, हमें किसी रेस्टोरेंट में चलना चाहिए, यहाँ बैठकर तो हम बातें नहीं कर सकते। वो रावलपिंडी से अपनी कार साथ लाया था और अब इसे इसरार कर रहा था कि वो इसके साथ चले। नहीं जहाज़ेब, हमें बातें करनी है तो हम यहाँ बैठकर भी कर सकते हैं। बाहर तुम्हारे साथ जाना मुनासिब नहीं है। मैं जब से यहाँ रह रही हूँ किसी के साथ बाहर नहीं गई। अब तुम्हारे साथ जाऊँगी तो सबकी नज़रों में आ जाऊँगी। इसने माजरत कर ली। तो आ जाओ, नज़रों में क्या फ़र्क पड़ता है, वो बेहद लापरवाही से कह रहा था। उम्मीद ने हैरानगी से इसे देखा। फ़र्क पड़ता है जहाज़ेब, मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मुझे यहीं रहना है। तुम्हें सारी उम्र तो यहाँ नहीं रहना, जितना रह चुकी हो काफ़ी है। अब मैं आ चुका हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ, और फिर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जब तक यहाँ रहना चाहती हूँ, अच्छे तरीके से रहना चाहती हूँ। उम्मीद ने बात बदलने की कोशिश की। इतना कदामत परस्त बनने की ज़रूरत नहीं है उम्मीद। मेरा ख्याल था कि अब तक तुम कुछ लिबरल हो चुकी होगी, मगर तुम, खैर इस बहस को छोड़ो। फ़िलहाल तुम मेरे साथ चलो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रावलपिंडी से गाड़ी पर लाहौर आया हूँ। जहाज़ेब, ये ठीक नहीं है। इस वक्त वैसे भी शाम हो रही है और तुम्हारे साथ फिरना, तुम्हें समझना चाहिए मेरे प्रॉब्लम को। उम्मीद ने इसे समझाने की कोशिश की। इसमें प्रॉब्लम वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, तुम बता देना हॉस्टल में सबको। यहाँ हर लड़की किसी के साथ जाते हुए इसे कज़न बताती हैं या मंगेतर, इसलिए मेरे ये कहने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद, ये बहुत फजूल बात है। तुम्हें मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए मेरे साथ चलना चाहिए। जहाज़ेब का मूड एकदम बिगड़ने लगा था। उम्मीद हैरान हो रही थी। जहाज़ेब कभी इस तरह ज़िद नहीं किया करता था। रावलपिंडी में इनकी मंगनी के बाद इनके दरमियान रोज़ाना फ़ोन पर बात होती थी और वह अक्सर इनके घर आया करता, लेकिन इसने इस तरह कभी इसे बाहर चलने के लिए कहा था, ना ही ऐसी किसी बात पर कभी ज़िद की थी। और अब वो नाराज़ हो रहा था। उम्मीद को इसके रवैये से अजीब सी उलझन होने लगी थी। इसके मुसलसल इसरार के बावजूद वो इसके साथ नहीं गई। वो बहुत मुश्तिल होकर वहाँ से गया था। उम्मीद परेशानी के आलम में अपने कमरे में वापस आ गई थी। क्या हुआ है? बहुत परेशान लग रही हो। अकीला ने इसके चेहरे के तासरात से इसकी परेशानी को भांप लिया। नहीं, कुछ नहीं। वो अपने बेड पर बैठ गई। तुम जहाज़ेब से मिलने गई थी? मिल ली। अकीला ने गौर से इसका चेहरा देखते हुए पूछा। हाँ। कोई झगड़ा हो गया है? हाँ। क्या हुआ? अकीला, वो मुझे बाहर ले जाना चाह रहा था। तो अकीला ने बड़े पुरसकून अंदाज में जवाब दिया। तो ये कि मैंने इनकार कर दिया। क्यों? ये ठीक नहीं है इस तरह इसके साथ बाहर जाना। क्यों ठीक नहीं है? वो तुम्हारा मंगेतर है, इतने सालों के बाद बाहर से आया है। मगर ये गलत है अकीला। वो तकरीबन चला पड़ी। हॉस्टल में सब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और मेरे घर वालों को पता चलता तो वो क्या महसूस करते। हॉस्टल में रहने वालों की परवाह करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। वो जो चाहे इन्हें समझने दो। जहाँ तक तुम्हारे घर वालों की बात है, तो तुम्हारे घर वालों को कैसे पता चलेगा? वो तो रावलपिंडी में है, इसलिए तो मैं ये धोखा नहीं देना चाहती। इनका एतमाद तोड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में। इसने साफ इनकार कर दिया। जहाज़ेब बिल्कुल सही नाराज़ हुआ है। तुम्हारे जैसी लड़की के साथ यही करना चाहिए। वो तुमसे मोहब्बत करता है, और तुम्हें कभी हॉस्टल की फ़िक्र होती है, कभी घर वालों की होती है। अपनी अपनी क्यों नहीं सोचती तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब बिल्कुल वाज़ह है। वो तुम्हारा मंगेतर है, तुम्हें इसकी ख्वाहिशात को अवलियत देनी चाहिए। वो तुम्हें अगर बाहर अपने साथ लेकर जाना चाह रहा था तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। बुरी बात है, मेरे डैडी ने जहाज़ेब के साथ मंगनी होने के बाद एक बार मुझसे कहा था कि वो फ़ोन करता है। ठीक है, इससे बात कर लिया करो, मगर इसके साथ शादी से पहले कभी बाहर मत जाना। अकीला इसकी बात पर अजीब से अंदाज में हंसी। तुम्हारे डैडी बहुत अरसा पहले मर चुके हैं। जो लोग मर जाते हैं, इनके अक़वाले ज़री दोहराने और इन पर अमल करने की बजाय जिंदा लोगों की ख्वाहिशात के बारे में सोचना चाहिए। उम्मीद को इसकी बात पर बड़ा दचका लगा। इसे तवक्का नहीं थी कि वो इसके बाप के बारे में इतनी बेरहमी से बात करेगी। मुझे देखो, मैं शफीक के साथ बाहर जाती हूँ, हालांकि हम दोनों की कोई मंगनी नहीं हुई। तुम्हारे नज़रियात के लिहाज से तो मैं भी एक बुरी लड़की हूँ, है ना? वो समझ नहीं पाई। वो तंज कर रही थी या? वो तुम्हारा अपना फैसला है। मैं दूसरों के किरदार के हवाले से कोई बात नहीं करती, मगर अपने लिए मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? 9 साल से वो तुम्हारा मंगेतर है। तुम्हारी अपनी मर्जी से वहाँ मंगनी हुई है। अपने डैडी के फरमान अगर भूल जाओ तो बताओ कि इसके साथ बाहर जाने में क्या हर्ज है। वो तुम्हें खा तो नहीं जाएगा। अगर तुम इसे फ़ोन कर सकती हो, खत लिख सकती हो, हॉस्टल में मिल सकती हो, तो फिर इसके साथ बाहर जाने में क्या हर्ज है?
इंसान में मुनाफ़्क़त नहीं होनी चाहिए। वो इसे पता नहीं क्या जता रही थी। कुछ कहने की बजाय वो खामोशी से अपने कमरे से निकल आई। लॉन में बहुत देर तक वो इज़्तिराब और बेचैनी के आलम में टहलती रही थी। फिर अचानक इसने अकीला को अपनी तरफ आते देखा। तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। बता तो जाती कि लॉन में बैठी हो, जहाँ ज़ेब की कॉल आई है मेरे मोबाइल पर। वो कुछ देर बाद तुम्हें दोबारा कॉल करेगा, इसने इत्तला दी। वो बेख्तियार खुश हुई। इसका मतलब है कि इसका गुस्सा कम हो गया है। वो जहाँ ज़ेब की आदत जानती थी, अकीला के साथ वो कमरे में आ गई थी। 15 मिनट बाद जहाँ ज़ेब की कॉल आई थी, इसका गुस्सा वाकई ख़त्म हो गया था। इसने उम्मीद से अपने तल्ख रवैये की माजरत की। उम्मीद ने खुले दिल से इसे माफ़ कर दिया था। इस वीकेंड पर तुम रावलपिंडी आ सकती हो, वो पूछ रहा था। क्यों? मेरे घर वाले तुम्हारे घर आना चाह रहे हैं। मैं भी इनके साथ आऊँगा, या नहीं तो चलो वहाँ तो मुलाकात हो ही सकती है। ठीक है, मैं रावलपिंडी आ जाऊँगी। इसने बड़ी खुशी से हामी भर ली थी। फ़ोन बंद करती ही अकीला ने इससे कहा, तुम बहुत लकी हो उम्मीद कि तुम्हें जहाज़ेब जैसा शख्स मिला है, वरना कोई दूसरा शख्स तो मुझे लगता है वो वाकई तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। उम्मीद अकीला की बात पर फ़ख्री अंदाज में मुस्कुराई। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वो मेरी बात समझ लेता है। वो कहते हुए खाना लेने के लिए मेस में चली गई। वीकेंड पर वो रावलपिंडी आ गई। रात को जहाज़ेब अपने घर वालों के साथ आया था। हमेशा की तरह इसकी खुश मिजाजी अपने अरोज पर थी। मेरी अम्मी आज तारीख तय करने आई हैं। वो इसके कमरे में आकर इसे बताने लगा। क्या? वो तकरीबन चिल्ला उठी। इतनी जल्दी? ये इतनी जल्दी है? तुम्हें याद रखना चाहिए, हमारी मंगनी को हुए 8-9 साल हो गए हैं। अब वैसे भी मैं आया ही सेटल होने के लिए हूँ, जॉब कर रहा हूँ। जाहिर है मुझे घर तो बसाना ही है। मगर जहाज़ेब, मुझ पर अभी बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं। मेरी बहन और भाई। अभी इसे कुछ कहने की कोशिश की। यार तुम अपनी फैमिली के बारे में फ़िक्रमंद मत हो, मैं सपोर्ट कर सकता हूँ इन्हें। मेरी पे बहुत है। जितनी रकम के लिए तुम दूसरे शहर में रहकर सारा दिन काम करती हो, इतनी रकम मैं बहुत आसानी से दे सकता हूँ। इसलिए तुम्हें इस मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो मुतमिन था। मैं ये नहीं चाहती जहाज़ेब कि तुम मेरी फैमिली को सपोर्ट करो। ये काम मुझे खुद करना है, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। मैं इन्हें तुम पर या किसी दूसरे पर बोझ बनाना नहीं चाहती। वो इसकी बात पर संजीदा हो गई। वो मुझ पर बोझ नहीं होंगे। तुम्हारी फैमिली के साथ हमारे कैसे ताल्लुकात हैं ये तुम अच्छी तरह जानती हो। और वैसे भी जब तुम्हारे भाई अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो फिर इन्हें हमसे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ चंद साल की ही तो बात है। नहीं, चंद साल के लिए भी नहीं। मैं इन्हें तुम्हारा एहसानमंद नहीं बनाना चाहती। तुम पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। उम्मीद ने दो टोक अंदाज में कहा। उम्मीद, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। ये बात अपने जहन से निकाल दो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और वो जो भी मैंने किया वो फ़र्ज़ समझ कर किया है। फिर भी मैं अपनी फैमिली को किसी दूसरे की जिम्मेदारी बनाना नहीं चाहती। अच्छा, ये तो हो सकता है ना कि तुम शादी के बाद भी जॉब करती रहो और अपनी फैमिली को अपनी पे से सपोर्ट करो। जहाज़ेब ने बहस ख़त्म करने के लिए एक तजवीज़ पेश की थी। क्या तुम जॉब करने की इजाज़त दोगे? वो कुछ सोच में पड़ गई। हाँ, जब तक तुम्हारी फैमिली की ज़रूरत है तब तक तुम जॉब कर सकती हो, जहाज़ेब ने फ़ौरन कहा, और वो खामोश हो गई। 1.5 माह बाद इसकी शादी की तारीख तय हो गई थी। वो वीकेंड के बाद वापस लाहौर आ गई थी। कुदरती तौर पर वो बहुत पुरसुकून और खुश थी। इसकी ज़िंदगी का एक नया बाब शुरू होने वाला था। इसने हॉस्टल की इंतज़ामिया को आगाह कर दिया था कि वो अगले माह से हॉस्टल छोड़ रही है। हॉस्टल में इसकी जिन लड़कियों से वाकफियत थी, वो सब भी जान गई थी कि इसकी शादी होने वाली है। जहाज़ेब अक्सर इसे फ़ोन किया करता था। फ़ोन पर वो हमेशा की तरह मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता, शादी के हवाले से अपने मंसूबे बनाता। कुछ दिन पहले होने वाली तलही को वो जैसे ही अक्सर फरामोश कर चुका था। उम्मीद का ख्याल था कि शायद वो दोबारा इसे कभी बाहर मिलने के लिए नहीं कहेगा, मगर इसका ये ख्याल गलत था। वो एक दिन फिर हॉस्टल चला आया और इसने एक बार फिर इसे अपने साथ चलने पर मजबूर किया। वो दोनों हॉस्टल के अंदर गेट के करीब लॉन में बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। जहाज़ेब, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये ठीक नहीं है। मैं इस तरह तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों? अब तुम्हें क्या मसला है? अब तो तुम्हें इस हॉस्टल में भी नहीं रहना। मेरे साथ शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ इस तरह फिरना नहीं चाहती। क्या तुम मुझ पर इत्मीनान नहीं करती? मैं तुम पर बहुत इत्मीनान करती हूँ, लेकिन इस तरह बाहर जाना मुझे ठीक नहीं लगता। जहाज़ेब कुछ देर खामोशी से इसका चेहरा देखता रहा। फिर इसने उम्मीद का हाथ पकड़ लिया। उम्मीद को जैसे करंट लगा। इसने आज तक कभी ऐसी हरकत नहीं की थी। उम्मीद ने बेख्तियार अपना हाथ वापस खींच लिया। जहाज़ेब, तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? तुम्हारा हाथ पकड़ा है, अब तुम कह दो कि ये भी ठीक नहीं है, इसने तल्ख लहजे में कहा था। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जहाज़ेब। अब अपनी पाठशाई के बारे में वाज शुरू मत कर देना। 4-5 साल से तुम इसी हॉस्टल में हो, सारा दिन मर्दों के साथ काम करती हो। मेरे हाथ पकड़ने पर तुमने इस तरह खींचा है। जहाँ काम करती हो वहाँ पता नहीं कितने मर्दों ने तुम्हारा हाथ पकड़ा होगा। वो बेयकीनी से जहाज़ेब का चेहरा देखने लगी। क्या ये अल्फाज इस शख्स ने कहे हैं जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ? वो फक चेहरे के साथ सोच
रही थी। मेरा हाथ कभी किसी ने नहीं पकड़ा। मैं मर्दों के साथ सिर्फ काम करती हूँ, और वो भी इसलिए कि काम करना मेरी मजबूरी है। मगर मैं आवारा लड़की नहीं हूँ। मैंने तुमसे कहा कि मुझे अपनी पाठशाही के बारे में कोई वाज मत देना। मैं ये कभी मान ही नहीं सकता कि मर्दों के साथ काम करने वाली कोई लड़की मुकम्मल तौर पर शरीफ हो। और मैं तुमसे तुम्हारी शराफत या पाठशाही का कोई सबूत मांगने नहीं आया। तुम क्या करती रही हो मुझे दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं तो तुम हाथ ना छुड़ाओ, और अगर मैं ये चाहूँ कि मेरे साथ बाहर चलो तो तुम बगैर सोचे समझे मेरे साथ चल पड़ो। तुम्हारा मंगेतर और होने वाले शोहर की हैसियत से मैं इतना हक तो रखता हूँ कि तुम मेरी बात मानो। अगर कोई लड़की इन लोगों पर नवाजाशात कर सकती है जिनके साथ वो काम करती है, तो फिर अपने मंगेतर पर क्यों नहीं? वो इसकी आंखों में आंखें डाले बड़ी बेखौफी से कह रहा था। वो इतनी ही बेयकीनी से इसका चेहरा देख रही थी। तुम जानते हो जहाँ ज़ेब मैं किस खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे बाप ने मुझे कभी कैसी तरबियत दी है। फिर तुम्हारे तुम जानते हो जहाँ ज़ेब मैं किस खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे बाप ने मुझे कैसी तरबियत दी है। फिर तुम्हारे जहन में ये शक क्यों है कि यहाँ आने के बाद मैं यहाँ सब कुछ करती रही हूँ? इसने दिल गिरफ्ता होकर इससे पूछा। खानदानों से क्या फ़र्क पड़ता है? ना ही माँ बाप की तरबियत से आज़ादी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। मैं भी पारसा नहीं हूँ। इतना अरसा बाहर रहते हुए मैं भी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारता रहा हूँ। हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करता रहा हूँ। तुम ये सब करते रहे होगे, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं मुसलमान हूँ। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मुझे तुम्हारे अपने घर वालों या अल्लाह के सामने नदामत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। मेरे मज़हब में जो चीज़ गुनाह है इसे मैं गुनाह ही समझती हूँ और इससे बचती रहती हूँ। मज़हब बहुत आउटडेटेड चीज़ है। इसका सहारा मुनाफिक लोग लेते हैं। वो इसका मुंह देखकर रह गई। तुम्हारा जहन इतना कदामत पसंद है कि तुम आज की दुनिया में चल नहीं सकती। मज़हब का सहारा लेकर जो अखलाकी इक़दार तुम अपनाए हुए हो वो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी हैं। ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ खुशी होती है, और इंसान को चाहिए खुशी हासिल करने के लिए जो चाहे करे। मज़हब की दीवारें अपने गिर्द हायल मत करो। मैं अपनी बीवी में वो सारी खूबियाँ देखना चाहता हूँ जो किसी भी लिबरल ब्रॉड माइंडेड औरत में हो। क्योंकि मुझे जिस सोसाइटी में मूव करना है वह मुझे एक ऐसी ही औरत चाहिए। तुम्हारी शराफत मेरे काम आएगी ना तुम्हें मेरे साथ चलने देगी? आज बैठकर मेरी बातों पर सोचो। कल मैं इस वक्त तुम्हें लेने आऊँगा। वो तलही से कहता हुआ उठकर चला गया। तुम अहमक हो। वो साथ ले जाना चाहता है, चली जाओ। हो सकता है इस तरह इसका गुस्सा ठंडा हो जाए और तुम्हारा मसला ख़त्म हो जाए। इस रात अकीला ने इसकी सारी बातें सुनने के बाद कहा, तुम जितना इससे बच रही हो इसकी हफ्की इतनी ही बढ़ती जा रही है। जाहिर है एक बंदा अगर किसी से मोहब्बत करे, ख़ास तौर पर इसके लिए दूसरे शहर से आए, और अगला बंदा साथ चलने पर भी तैयार ना हो, तो गुस्सा तो आएगा। उम्मीद ने बेबसी से अपने सर पर हाथ रख लिए। उम्मीद, जहाँ मोहब्बत हो वहाँ इस तरह की फजूल ज़िद्दें नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी तो वैसे भी अगले माह इससे शादी होने वाली है। अगर इसकी ख्वाहिश है कि तुम इसके साथ घूमने के लिए चलो तो क्या बुराई है? हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी मंगेतर के साथ कुछ तफरीह कर ले, मगर तुम्हारी ज़िद तुम्हारे मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो सकती है। अगर गुस्सा में आकर इसने तुमसे शादी से इनकार कर दिया तो तुम क्या करोगी? प्लीज़ अकीला, इस तरह मत कहो। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। 9 साल होने वाले हैं हमारी मंगनी को। इतनी छोटी सी बात पर तो वो इसे नहीं तोड़ सकता। बाज़ दफ़ा रिश्ते छोटी छोटी बातों पर ही टूट जाते हैं। मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि इसकी बात मान लो। वो खाने पर ले जाना चाहता है, चली जाओ। वो भी खुश हो जाएगा और तुम लोगों का झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। अकीला अब सोने के लिए लेट चुकी थी, लेकिन उम्मीद सो नहीं पा रही थी। जहाँ ज़ेब के बदले हुए लहजे ने आज इसे बहुत तकलीफ दी थी। इसे तवक्का नहीं थी कि कभी वो इससे इस तरह की बातें कर सकता है। क्या इसे याद नहीं है कि हम दोनों का ताल्लुक कितना पुराना है? हम दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे। अब एक मामूली सी बात को वो इतनी अहमियत देकर इस तरह की बातें कर रहा है। क्या हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर है कि इसकी एक बात ना मानने की वजह से टूट जाएगा? और मैं अब क्या करूं? क्या इसके साथ चली जाऊं? और अगर मैं इसके साथ नहीं जाती तो क्या वो मंगनी तोड़ देगा? इसे जहाँ ज़ेब का सर्द लहजा याद आया। क्या अकीला की बात मान लेनी चाहिए? एक बार इसके साथ चले जाना चाहिए। फिर मैं इसे कह दूंगी कि वो मुझे दोबारा अपने साथ चलने पर मजबूर ना करे। इस तरह इसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। वो किसी फैसला पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। अगले रोज़ दोपहर को जहाँ ज़ेब ने इसके ऑफिस फ़ोन किया। ठीक है, मैं आज शाम तुम्हारे साथ चलूंगी, मगर तुम दोबारा कभी मुझे इस तरह अपने साथ चलने पर मजबूर मत करना, इसने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा। जहाँ ज़ेब का मूड एकदम खुशगवार हो गया था। ठीक है यार, मैं आइंदा नहीं कहूँगा, मगर अब तो तुम मेरे साथ चलना, और प्लीज़ बहुत अच्छी तरह से तैयार होना। मैं तुम्हें अपने साथ पीसी ले जाना चाहता हूँ। वो पता नहीं और भी क्या कुछ कहता रहा। इसने बेजान हाथों से इसकी गुफ्तगू सुनने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। शाम को वह ज़मीर की मलामत के बावजूद तैयार होने लगी थी। अकीला ने इसे इस फैसला पर सराहा था। जहाँ ज़ेब 7 बजे इसे लेने आ गया था, वो बोझल कदमों से आकर फ्रंट सीट पर बैठ गई। यार अब मूड भी ठीक कर लो। इतनी खूबसूरत लग रही हो, मगर चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। यूँ लग रहा है जैसे तुम मेरे साथ कहीं ताज़ियत के लिए जा रही हो।
वो खुद को जितना शर्मिंदा महसूस कर रही थी, जहाज़ेब इतना ही चहक रहा था। इसके कानों में बार बार अपने बाप की आवाज़ आ रही थी और इसे यूं लग रहा था जैसे इसके गले का फंदा मसलसल तंग हो रहा है। जहाज़ेब इसे अपने साथ पीसी ले गया। वो मसलसल इससे बातें कर रहा था, इसकी खूबसूरती की तारीफें कर रहा था, इसके लिबास को सराह रहा था। आज पहली बार इसे जहाज़ेब के मुंह से ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इसे लग रहा था वहां बैठे सारे लोग इसे मलामत बड़ी नज़रों से देख रहे हैं, जैसे वो हंसते हुए एक दूसरे से कह रहे हों, देखो ये भी एक और आवारा लड़की है जो अपने आशना के साथ फिर रही है। रात 8 बजे पीसी में बैठे हुए इसे यूं लग रहा था जैसे वो फांसी वाली कोठरी में बैठी हो। अगर आज डैडी जिंदा होते तो क्या फिर भी मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं सबकी नज़रों में धूल झोंक कर यहाँ इस शख्स के साथ बैठी होती। खाना खाते हुए इस सोच ने इसके हल्क में कांटे उगा दिए थे। 9 बजे पीसी में डिनर से फारिग होकर जहाज़ेब ने इसे एक आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खिलाई। इसके बाद वो बेमकसद सड़कों पर फिरने लगा। जहाज़ेब, अब मुझे हॉस्टल छोड़ दो। 11 बजे के बाद हॉस्टल में कोई दाखिल नहीं होने देगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद हॉस्टल की इंतज़ामिया से बात कर लूँगा। वो बेहद मगन था। क्या हमने काफ़ी तफरीह नहीं कर ली? अब इस तरह आवारागर्दी करने से बेहतर है कि तुम मुझे हॉस्टल छोड़ आओ, इसने कुछ जिच होकर कहा। इस वक्त वो कैंट की सड़कों पर ड्राइव कर रहा था। यार तुम खवा मखा परेशान हो रही हो, कहा ना छोड़ आऊँगा। इसने कार में लगे हुए स्टीरियो का वॉल्यूम तेज़ करते हुए कहा। वो खामोश हो गई। वो इससे बातें कर रहा था। बातें करते करते इसने कैंट की एक सुनसान और कदरे तरीक सड़क के किनारे गाड़ी पार्क कर दी। उम्मीद ने अपने कंधे पर इसके हाथ का दबाव महसूस किया था। खौफ की एक लहर ने इसके अंदर जन्म लिया। खौफ की एक लहर इसके अंदर से उठी। जहाज़ेब, गाड़ी यहाँ रोक दीजिए, इसने अपने लहजे को बहुत नॉर्मल रखते हुए कहा। जहाज़ेब डैशबोर्ड में मौजूद ग्लू कंपार्टमेंट में से एक कैन निकाल रहा था। इसका एक बाजू अभी भी उम्मीद के कंधे पर था। चंद लम्हों के लिए इसके कंधे पर से अपना बाजू हटाकर इसने कैन खोल लिया। फिर इसने दोबारा उम्मीद के कंधे पर अपना बाजू फैला लिया। जहाज़ेब, यहाँ से चलो, देर हो रही है। इसे अपने जिस्म में कपकपाहट महसूस हो रही थी। वो बड़े पुरस्कून अंदाज में कैन से घूंट भरते हुए मुस्कुराते हुए इसे देखता रहा। मैं कम से कम आज रात तुम्हें वापस छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। वो कुछ बोल नहीं पाई। लो तुम भी ड्रिंक करो, इसी इत्मीनान के साथ बात करते हुए वो कैन इसके होंठों के पास ले आया। उम्मीद ने एक हाथ से कैन को अपने चेहरे से दूर कर दिया। जहाज़ेब, मुझे फ़ौरन वापस छोड़ कर आओ, इस बार इसने बुलंद आवाज़ में कहा। मैंने कहा ना, कम से कम आज रात मैं तुम्हें छोड़कर वापस नहीं आऊँगा। यहाँ से तुम मेरे साथ इस होटल चलोगी जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, फिर कल तुमको मैं वापस छोड़ आऊँगा। वो पुरस्कून अंदाज में से अपनी प्लानिंग बता रहा था। तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी। वो यकदम अपने कंधे से इसका हाथ झटक कर गुर्राई। तुम मेरे साथ आ चुकी हो, होटल नहीं जाओगी तो भी ठीक है, हम यहीं रहेंगे। वह अब भी कैन से गूंद पड़ रहा था। वो चंद लम्हे इसे बेबसी से देखती रही। फिर इसने यकदम दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से निकलना चाहा। जहाज़ेब ने बड़क रफ्तारी से इसे वापस अंदर खींच लिया। गाड़ी का दरवाज़ा इसी तेज़ी के साथ बंद हो गया। फिर इसने उम्मीद के चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी की तो मैं चिल्लाऊंगी, तो चिल्लाओ, गला फाड़ो, मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकती हो। वो राया। उम्मीद ने एक बार फिर गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश की। जहाज़ेब ने अपना एक हाथ इसकी सिमत वाले दरवाजे के हैंडल पर रखते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब क्या करोगी? चलती गाड़ी से छलांग लगाओगी? इसने दरवाजे के हैंडल से हाथ उठाकर इसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा। गाड़ी बहुत तेज रफ्तारी से सड़क पर भाग रही थी और तब ही उन्होंने अपने पीछे साड़न की आवाज़ सुनी। जहाज़ेब ने यकदम इसे छोड़कर बैक व्यू मिरर से पीछे देखा। मिलिट्री पुलिस के 2 सार्जेंट एक बाइक पर इनके पीछे आ रहे थे। तेज रफ्तारी से चलती हुई मोटर बाइक पर इनके बिल्कुल सामने का गाड़ी का रास्ता काटते हुए रुक गई। तेज रफ्तारी से चलती हुई मोटर बाइक इनके बिल्कुल सामने गाड़ी का रास्ता काटते हुए रुक गई। मैं इनसे कहूँगा तुम मेरी बीवी हो, और अगर तुमने इस बात से इनकार किया तो। गाड़ी रोकते हुए उम्मीद ने जहाज़ेब को कहते सुना। दोनों सार्जेंट अब जहाज़ेब को दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। मगर प्रॉब्लम क्या है? इसने दरवाज़ा खोलने की बजाय शीशा नीचे करते हुए कहा। क्या कर रहे थे तुम दोनों गाड़ी के अंदर? मिलिट्री पुलिस के इस सार्जेंट ने गाड़ी से अंदर झांकते हुए तेज़ और कड़क आवाज़ में इन दोनों से पूछा। हम दोनों मियाँ बीवी हैं, जहाज़ेब ने आवाज़ को पुरस्कून करते हुए कहा। क्यों बीबी, ये शोहर है तुम्हारा? सार्जेंट ने इस बार उम्मीद से पूछा। इसके हवास अब तक बहाल नहीं हुए थे और शायद ये इसके चेहरे के तासुरात ही थे कि जिसने सार्जेंट के लहजे को कुछ और करख्त कर दिया। उम्मीद के जवाब का इंतजार किए बगैर इसने जहाज़ेब को गाड़ी से निकलने के लिए कहा। जहाज़ेब ने बाहर निकलने से पहले एक तेज़ नज़र इस पर डाली और गाड़ी से बाहर निकल गया। इसके बाहर निकलते ही सार्जेंट ने एक्सीलेटर के पास नीचे पायदान पर पड़े हुए कैन को देख लिया। जहाज़ेब के बाहर निकलते ही सार्जेंट ने आगे बढ़कर कैन उठा लिया। उम्मीद ने पहली बार जहाज़ेब का चेहरे का रंग उड़ते हुए देखा। कैन का जायजा लेते हुए सार्जेंट के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। बीवी के साथ सड़क पर शराब पी रहे थे।
आगे बढ़कर इसने उम्मीद पर एक और नज़र डाली और इसे पिछली सीट पर जाने के लिए कहा। वो बेजान कदमों से पिछली सीट पर बैठ गई। एक सार्जेंट जहाज़ेब के साथ बैठ गया और वो इन दोनों को मिलिट्री पुलिस के हेडक्वार्टर ले आए थे। उम्मीद को एक अलग कमरे में बिठाया गया। जहाज़ेब को कहाँ ले जाया गया वो नहीं जानती थी। मिलिट्री पुलिस का एक अफसर कड़क लहजे में इससे जहाज़ेब और इसके बारे में पूछने लगा। इसका जहन अभी भी माउफ था। आधा घंटा के अंदर अंदर इसके साथ क्या हो गया था इसकी समझ से बाहर था। जहाज़ेब का एक नया चेहरा और अब ये नई जगह और अगले दिन अखबार की एक नई सुर्खी। वो गुमसुम इस अफसर का चेहरा देखती रही। पता नहीं इस अफसर को इस पर तरस आया था या वो ये जान गया था कि वो शॉक्ड है। इसने कमरे में मौजूद एक शख्स को पानी लाने के लिए कहा। इसने पानी के चंद घूंट पिए और सामने बैठे हुए ऑफिसर को देखने लगी। एकदम ही जैसे इसके हवास बहाल हो गए थे। ऑफिसर के पूछने से पहले ही इसने कांपती हुई लड़खड़ाती हुई आवाज़ में सब कुछ बताना शुरू कर दिया था। वो जहाज़ेब के साथ क्यों गई, जहाज़ेब कौन था, इसके बाद क्या हुआ, सब कुछ इसका ख्याल था। ऑफिसर को इसकी बात पर यकीन नहीं आएगा। खिलाफ तवक्का ऑफिसर खामोश रहा था। इसकी सारी बातें सुनने के बाद इसने बेल बजाकर बाहर खड़े फौजी को अंदर बुलाया। इस लड़की को इससे पता पूछकर छोड़ आओ। इसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। आइंदा आप मोहतात रहिएगा। इसी तरह रात के वक्त मंगेतर के साथ जाना भी मुनासिब नहीं होता। वो कुछ कहे बगैर बेयकीनी के आलम में बाहर निकल आई। क्या वाकई ये लोग मुझे छोड़ रहे हैं? वो अभी भी शशोपंज में थी, मगर आर्मी की एक जीप में बैठाकर वो फौजी न सिर्फ इसे हॉस्टल छोड़ गए बल्कि उन्होंने चौकीदार से गेट खलवा कर इसे अंदर भी भिजवाया। अकीला अपने कमरे में इसकी मुंतजिर थी। इसके चेहरे पर कोई ऐसी बात जरूर थी कि वो चौंक गई। क्या हुआ? उम्मीद ने जवाब देने की बजाय बिस्तर पर बैठकर अपने जूते उतार दिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी सारी ज्वेलरी उतारने लगी। क्या हुआ उम्मीद? सब कुछ ठीक तो है? वो उठकर इसके पास आ गई। उम्मीद खाली नज़रों से इसका चेहरा देखने लगी। फिर यकदम अकीला के सर लिपट कर इसने बुलंद आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। अकीला इसकी इस हरकत से घबरा गई थी। इससे साल लपटा कर दिलासा देते हुए वो इसके रोने की वजह पूछती रही। बहुत देर तक रोने के बाद इसने सिसकियों और हिचकियों के दरमियान अपने साथ होने वाला सारा वाकया से सुना दिया। इसका ख्याल था अकीला जहाज़ेब को बड़ा बुला कहेगी, इससे मंगनी तोड़ने के लिए कहेगी। ऐसा नहीं हुआ था। इसकी सारी बात सुनने के बाद इसने इससे खुद से अलग कर दिया। तुम्हारी हमाकत की वजह से जहाज़ेब पकड़ा गया है। वो बेयकीनी से इसके जुमले पर इसका चेहरा देखने लगी। मेरी हमाकत की वजह से? हाँ, तुम्हारी हमाकत की वजह से। जब इसने तुमसे कहा था कि तुम सार्जेंट से कह दो कि तुम उसकी बीवी हो तो तुम खामोश क्यों रही और बाद में तुमने मिलिट्री पुलिस के हेडक्वार्टर पहुंचकर सब कुछ क्यों बताया? अकीला, तुम जानती हो वो मेरे साथ क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? अकीला ने इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। वह इसका चेहरा देखकर रह गई। वो जो भी करना चाहता था वो नेचुरल चीज़ है। तुम्हारी शादी इस शख्स के साथ होनी है और वो भी चंद हफ्तों के अंदर। फिर इसका ये मुतालबा कोई ऐसा गैर मुनासिब नहीं था। वो खौफ के आलम में अकीला का चेहरा देखती रही। वो इससे क्या कह रही थी? तुम दोनों में चोर हो। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर तुम इस तरह हंगामा खड़ा कर देती। अब सोचो ज़रा, वो बेचारा तो फंस गया। अकीला इत्मीनान से कह रही थी। वो फक्र रंगत के साथ इसे देखती रही। मुझे इस तरह मत देखो, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही जो नामुमकिन हो। तुम ही कहती रही हो मुझसे कि तुम इससे बहुत मोहब्बत करती हो और ये मोहब्बत 9 साल पुरानी है। वो भी तुमसे मोहब्बत करता है इसी तरह जिस तरह तुम्हारे लिए वो बाहर से वापस आ गया। इसने अगर तुमसे एक और मुतालबा किया तो मैं नहीं समझती यह गलत था। उम्मीद एक झटके से खड़ी हो गई। अगर मेरी जगह तुम होती और जहाज़ेब की जगह शफीक होता तो क्या तुम इसकी बात मान लेती? हाँ, वो मुश्तिल हो गई। हाँ, बिल्कुल मान लेती। जिस शख्स से मोहब्बत हो इस शख्स की बात माननी पड़ती है, चाहे वो गलत बात हो। हाँ, चाहे वो गलत हो। मैंने कहा ना, सारी बात ही मोहब्बत की होती है। इंसान को मोहब्बत हो तो इसके अवज़ कुछ न कुछ कुर्बान करना पड़ता है। वो बेयकीनी से इसका चेहरा देखती रही। क्या मोहब्बत की भी कीमत होती है? इससे अपनी आवाज़ किसी खाई से आती हुई महसूस हो रही थी। मोहब्बत ही की तो कीमत होती है। अकीला इसकी आंखों में आंखें डालकर कह रही थी। तुम्हें पता है अकीला, तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। तुम्हारा मतलब है मुझे इस शख्स की बात मान लेनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल मान लेनी चाहिए थी। मैं ये सब नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें तो खौफज़दा नहीं होना चाहिए कि कहीं वो तुम्हें छोड़ ना दे। वो तो शादी कर रहा है तुमसे 9 साल से। वो शख्स तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर मुसीबत में इसने तुम्हारा साथ दिया, मगर तुम इसे मुसीबत में फंसा आई। लड़कियां तो बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती हैं और तुम अपने मंगेतर के साथ। आखिर वो शादी कर रहा है तुम्हारे साथ। फिर मसला क्या है? फिर मसला क्या था? बात शादी की नहीं है, बात तो गुनाह की है। मैं गुनाह नहीं कर सकती। मेरे मज़हब में ये सब जायज़ नहीं है। वो फूट फूट कर रोने लगी। मज़हब को ज़िंदगी से अलग रख कर देखो। जो अखलाकियात हमें मज़हब देता है वो माशरे में लागू नहीं होती। ज़िंदगी में गुनाह और स्वाब के चक्कर में पड़ी रहोगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी बात लिख लो मीत, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, कम अज़ कम मोहब्बत नहीं। हम 20वीं सदी में रह रहे हैं। औरत को अपनी ज़िंदगी के फैसलों की आज़ादी होनी चाहिए और इस आज़ादी का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम भी आज की औरत हो। अपने आप को इन फजूल रस्मों और रवाजों से आज़ाद करो। कम अज़ कम मोहब्बत को गुनाह और स्वाब के दायरे से निकाल दो। मोहब्बत को मोहब्बत रहने दो। वो बहते आंसुओं के साथ इसका चेहरा देखती रही। वह सब कुछ बड़ी लापरवाही से कह रही थी। उम्मीद सारी रात अपने बिस्तर पर अकड़ो बैठी रोती रही। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इसने क्या किया, क्यों किया? जहाज़ेब के साथ क्या हो गया? इसे छोड़ दिया गया होगा या फिर वो वापस चला गया होगा
اور جب وہ چھوٹ جائے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھی۔ اگلے دن جہاں زیب نے فون نہیں کیا 2 دن اور گزر گئے، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پھانسی کے پھندے پر جھول رہی ہو۔ چوتھے دن رات 10 بجے کے قریب عقیلہ کے موبائل پر اس نے کال کی تھی۔ امید، جہاں زیب کا فون ہے۔ عقیلہ نے سلام دعا کے ساتھ ہی فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ کپ کپاتے ہاتھ کے ساتھ اس نے موبائل پکڑ لیا۔ ہیلو، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، کل رات 8 بجے میں تمہیں لینے آؤں گا اور کل رات تم میرے ساتھ رہو گی جہاں زیب میں۔ اس نے سرد آواز میں امید کی بات کاٹ دی۔ پہلے میری بات سن لو، پھر میں تمہاری بات سنوں گا۔ 8 بجے تم گیٹ پر آ جاؤ گی اور اگر کل تم میرے ساتھ چلنے پر تیار نہیں ہوئی تو پھر میں تم سے شادی نہیں کروں گا، ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اب تم یہ طے کر لینا کہ تم میری بات مانو گی یا پھر تمہیں پتہ ہے کہ تم مجھ سے ایک گناہ کروانا چاہتے ہو۔ وہ بے اختیار سسکنے لگی تھی۔ اچھا، کروانا چاہتا ہوں۔ پھر اس کا لہجہ اتنا ہی چاڑھانا تھا۔ جہاں زیب، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جو بھی ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے۔ تم جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ پھر ٹھیک ہے، میری بات مان لو۔ ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ۔ مجھے مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور دوبارہ مجھ سے مذہب کے بارے میں بات مت کرنا۔ جہاں زیب، میں ایسا کام کر کے اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گی؟ تو ٹھیک ہے، میری بات نہ مانو اور مجھے چھوڑ دو۔ رہ سکتی ہو میرے بغیر؟ نہیں، میں نہیں رہ سکتی۔ وہ پھر بلکنے لگی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میری بات مان لو۔ نہیں، میں یہ بات نہیں مان سکتی۔ اس کے باوجود کہ میں تم سے شادی کرنے والا ہوں، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا؟ اس خوف کی وجہ سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے صرف اللہ کا خوف ہے۔ اللہ نفرت کرتا ہے ان چیزوں سے۔ مجھے اتنا بے وقت مت کرو کیا میں تمہارے ساتھ زندگی میں دوبارہ کبھی نظریں اٹھا سکوں نہ اپنے وجود پر نظریں دڑا سکوں۔ جس ہاسٹل میں تم رہتی ہو، اس ہاسٹل کی کسی بھی لڑکی کو میں اگر محبت کے جال میں پھانسوں تو جہاں چاہے بلوا سکتا ہوں، حتیٰ کہ تمہاری دوست عقیلہ کو بھی۔ اور مجھے ایسی ہی لڑکیاں پسند ہیں جو بولڈ ہو، فیصلہ کر سکتی ہوں۔ جس سوسائٹی میں موو کرتا ہوں، اس سوسائٹی میں موو کر سکیں۔ تمہاری طرح گناہ اور ثواب کی رسیاں گلے میں لٹکانے والی لڑکیوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس لیے مس امید عالم، آج آپ یہ فیصلہ کر لیں، آپ کو جہاں زیب عادل کی محبت چاہیے یا آپ مذہب کو گلے کا ہار بنا کر پھریں گی؟ آپ کو میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے یا پھر کوڈ آف ایتھکس لیے پھرنا ہے، محبت اور مذہب میں سے ایک چیز کو چن لو۔ اس سے کم میری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ فون بند ہو گیا تھا۔ عقیلہ ساری رات اسے سمجھاتی رہی، اسے بتاتی رہی کہ جہاں زیب کے بغیر اس کے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی۔ کیا وہ ایک شخص کے بغیر زندگی گزار سکے گی جس سے محبت کرتا تھا 9 سال، جس کے ساتھ اس نے اپنی ہر خواہشیں، ہر خواب بانٹا تھا، جس کا ساتھ اس کے گھر والوں کا مستقبل سنوار سکتا تھا؟ اور اگر وہ اس شخص کو چھوڑتی ہے تو پھر اسے کون مل سکے گا؟ مڈل کلاس فیملی کی ایک لڑکی کو اس کے گھر والوں کی ذمہ داریوں کے ساتھ کون قبول کرے گا؟ وہ خالی نظروں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ جہاں زیب، ہاں جہاں زیب کے بغیر میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ کیسے برداشت کر سکوں گی کہ وہ شخص میرا نہ رہے جسے 9 سال میں نے دن رات اپنے خوابوں میں دیکھا ہے، جس سے محبت کی ہے؟ میں اس کے تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں یہ گناہ ہے، مگر یہ گناہ میری زندگی تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے، سب کچھ بچا سکتا ہے۔ اس نے اپنی گردن کے گرد لپٹی ہوئی رسی کے پھندے کو کسنا شروع کر دیا۔ اگلے روز عقیلہ شام کو اسے خود تیار کرنا شروع کیا تھا۔ وہ جیسے اس کے ہاتھوں میں ایک کٹ پتلی تھی۔ 8 بجے عقیلہ کا موبائل بجنے لگا تھا۔ امید کا دل ڈوبنے لگا تھا۔